नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसीएन न्यूज पर। मैं हूं रत्नाकर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विदर्भ पर जनमत हासिल करने हुआ मतदान को मिली अभूतपूर्व सफलता। कांग्रेसी और भाजपाई नेताओं ने किया मतदान। पंद्रह दागी मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में मचाया हंगामा। विधानसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित। और दवा विक्रेताओं के 3 दिवसीय बंद से जनता हुई परेशान। अन्न एवं औषधि विभाग की जबरन छापामार कार्रवाई के विरोध में मेडिकल दुकानें रही बंद। खबरें अब विस्तार से। जनमंच की ओर से नागपुर में पृथक विदर्भ के लिए सोमवार को 600 पोलिंग बूथों पर मतदान किया गया। इस दौरान शहरवासियों में खासा उत्साह भी देखा गया। लोगों ने अपने अपने इलाकों के बूथों पर मतदान किया। विदर्भ वासियों के इस अभिनव प्रयोग को शहर की जनता ने जमकर समर्थन दिया, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने भी पृथक विदर्भ को समर्थन देते हुए मतदान किया। विदर्भ के इतिहास में 16 दिसंबर का दिन अपनी अमिट छाप छोड़ गया, क्योंकि इस दिन अर्थात सोमवार को विदर्भवादियों ने पृथक विदर्भ के लिए जनमत संग्रह मतदान का आयोजन करवाया था। इस मतदान को सफल बनाने में नागपुर की जनता ने भरपूर सहयोग दिया। विदर्भवादियों ने शहर भर में लगभग 600 मतदान बूथों का आयोजन किया था। भाजपा ने पहले ही बार पृथक विदर्भ को अपना समर्थन जाहिर कर दिया है, इसलिए भाजपा नेताओं ने मतदान में जमकर हिस्सा लिया। रविवार को खुद महापौर अनिल सोले ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया था। स्वतंत्र विदर्भ के मतदान के लिए शहर को 6 जोन में बांटा गया था, जिसमें पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, मध्य और दक्षिण पश्चिम का समावेश था। लगभग 2000 विदर्भवादियों ने मतदान के कार्यक्रम में निःशुल्क अपनी सेवाएं दी। पृथक विदर्भ राज के लिए आज यहाँ पर जनमंच ने मतदान रखा है। मैंने स्वयं आकर यहाँ पर विदर्भ राज्य होना चाहिए, इसके लिए मतदान किया है। विदर्भ राज की मांग ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की मांग है, ये किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मांग नहीं है, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस एग्रीमेंट के तहत विदर्भ महाराष्ट्र में आया था, उस एग्रीमेंट का पालन नहीं हुआ। अब विदर्भ का सिंचाई का बैकलॉग 11.5 लाख हेक्टेयर का है, जिसके लिए 75,000 करोड़ रुपया चाहिए, जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था कभी भी विदर्भ को नहीं दे सकती। और केंद्र सरकार का जो फंड्स देने का पैटर्न है, उसमें इनकम डिस्टेंट मेथड के तहत अगर विदर्भ पृथक होता है तो 40,000 करोड़ रुपया विदर्भ को मिलता है, जिसमें से विदर्भ एक सस्टेनेबल स्टेट तैयार हो सकता है और विदर्भ का विकास हो सकता है। और इसीलिए पृथक विदर्भ के लिए जो रेफरेंडम एक प्रकार से यहाँ पर एक सामाजिक संस्था की ओर से लिया जा रहा है, हम उसको पूरा समर्थन दे रहे हैं। विदर्भवादी नेताओं ने मतदान की व्यवस्था को जोन स्तर पर तो कर दी थी, लेकिन कोई इस मतदान से वंचित न रह जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया था। इसलिए चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और सड़क के किनारे भी मतदान की व्यवस्था की गई थी, जहां पर लोगों ने मतदान किया। उसमें महाराष्ट्र का तो कोई उल्लेख ही नहीं था। विदर्भ राज्य होना या नहीं, होय किंवा नहीं, तो उसमें हमने होय पे किया। पहले होय था, दूसरा नहीं था, तो होय पे किया और बिल्कुल क्लियर कट, ज़्यादा बातों की उसमें चर्चा ही नहीं है। विदर्भ राज्य होना या नहीं होना, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत लिमिटेड लोगों की मांग है, नेताओं की मांग है। और मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ये सिद्ध हुआ कि जनता यहाँ की चाहती, मानसिकता हो गई है लोगों की कि हम अब महाराष्ट्र में रहकर हमारा विकास नहीं होगा। और ये 1960 से जब हम महाराष्ट्र में गए हैं, तब से जितना अन्याय अत्याचार ये विदर्भ की जनता पर हुआ है, और उसके कई उदाहरण है कि 1960 में हमारे यहाँ नक्सलवाद नहीं था, वो आज 5 जिलों में। 1960 के पहले हमारे यहाँ के किसानों ने कभी आत्महत्या नहीं की, आज 45,000 किसानों ने आत्महत्या की है। गौरतलब रहे कि विदर्भ की मांग को लेकर अब जनता सड़कों पर आती दिखाई दे रही है, जो कि विदर्भ के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विदर्भवादियों की इस अनोखी लड़ाई का सरकार पर कितना असर पड़ता है। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। राज्य में मौजूद सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार और कई गुनाह में लिप्त पाए गए हैं, जिनके खिलाफ न्यायालय में मामले भी जारी हैं। विपक्ष ने सोमवार को इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। इतना ही नहीं, बल्कि 15 दागी मंत्रियों को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मंगलवार तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई।
सोमवार को विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाते हुए 15 दागी मंत्रियों को तुरंत हटाने की मांग की। इतना ही नहीं बल्कि विपक्ष ने इस ठगन पर चर्चा करने को लेकर जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद मंगलवार तक सभा स्थगित कर दी गई। विधानसभा के विपक्ष नेता एकनाथ खड़से ने बताया कि उद्योग मंत्री नारायण राणे, कृषि मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटिल, दुग्ध मंत्री मधुकर चव्हाण, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, छगन भुजबल, सुनील नटकर, गणेश नाइक, अनिल देशमुख, राजेंद्र दर्डा सहित कई पूर्व मंत्री भी हैं, जिन पर मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के विधानसभा में हमने ये मुद्दा उठाया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के आजी और माजी 15 सदस्यों के ऊपर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया है मंत्री पर। और ये मंत्री जो है उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप है, कई बेहिसाबी मालमत्ता जमा करने के आरोप है, कोई इसमें 302 का खटला चलाने के और मर्डर करने का आरोप है, किसी के ऊपर 420 का गुना दाखिल है। ऐसे एक सीरियस ऑफेंस इनके ऊपर दाखिल पुलिस ने ही की है। और इसलिए हमारी ये मांग रही कि जो 15 दागी मंत्री है, ये 15 दागी मंत्रियों को पहले राजीनामा देना चाहिए। जो मंत्री पद पे है, जो नहीं है उनकी इंक्वायरी तो होना ही चाहिए। जो मंत्री पद पे है उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। ये मंत्री पद पे रहते हुए ये सारे आरोपी की जांच ठीक ढंग से नहीं हो सकती। और इसलिए अगर आरोपी के ये जांच करना है, ठीक ढंग से करना है, तो पहले इन्होंने राजीनामा देना चाहिए, फिर इसकी जांच होना चाहिए। ये मंत्री जब मंत्री पद पे रहते हैं तो यही संरक्षण देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के पास ये दागी मंत्रियों के ऊपर खटला चलाने की फाइल प्रलंबित है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये दागी मंत्रियों को खटला चलाना, सरकार ने न्यायालय में खटला चलाने के लिए परवानगी अभी तक एक समय तय नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान ये भ्रष्टाचार को ही दबाने की और भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और इस माध्यम से मेरी विनंती है मुख्यमंत्री जी से, अगर आप ट्रांसपेरेंट है, आप पारदर्शी है, तो जो फाइल आपके पास आई है इनके पर खटला चलाने के, वो फाइल खटला चलाने के लिए परमिशन दो, कोर्ट में जाने दो। अगर सही होगा तो दोषी पाएंगे, नहीं होगा तो निर्दोष छूटेंगे। पर जब तक मंत्री पद पर है ये इंक्वायरी ठीक ढंग से नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए पहले इनके राजीनामा सरकार ने लेना चाहिए। देखो ये सरकारी भ्रष्ट है और महाराष्ट्र के इतने भ्रष्ट मंत्रियों की संख्या इतनी है कि मंत्रिमंडल में भ्रष्ट मंत्रियों का बहुमत हो गया है। और इसलिए मुख्यमंत्री भी हतबल है। हाँ, वो माइनॉरिटी में आ गए। कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री अभी माइनॉरिटी में, मतलब जिनके ऊपर आरोप नहीं ऐसे मंत्री कम है और जिनके ऊपर आरोप ज्यादा है ऐसे मंत्री ज्यादा होने के कारण मुख्यमंत्री भी डरते हैं कि क्या करना चाहिए। चलो अपनी गद्दी संभालने की कसरत कर रहे हैं। ये स्थगन भी है और यहाँ कोई 35 का मुद्दा आता नहीं है, क्योंकि ये मैंने जो है वो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार नाम लिए, मैंने खुद आरोप किए नहीं। ये तो पुलिस के रिकॉर्ड में है कि ये भ्रष्ट है, इनके ऊपर 420 के गुने हैं। मंत्रियों के नाम भी मैंने बताए और ये 15 मंत्री है और 3 मंत्रियों के प्रकरण मैंने बताया कि आज निकालने वाला हो, उन्होंने बंद कर दिया, पर कल निकालूंगा। और 3 मंत्री नए भी है इसमें, जिन्हों के वीडियो सीडी भी मेरे पास है और ये कल आ जाएंगे। पर ये हिसाब मैं बोलता हूँ कि ये तो हमें भी लगता है, आपको भी लगता है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चौहान का मंत्रिमंडल भ्रष्ट मंत्रियों से भरा है। मुख्यमंत्री किसी के दबाव में आकर इन्हें नहीं हटा रहे हैं। एक और कांग्रेस की सरकार कहती है दिल्ली में जन लोकपाल लाएंगे देश में, और वहीं महाराष्ट्र में उनके 15 दागी मंत्रियों के नाम हमने यहाँ पर दिए हैं। पूर्व के और अभी के दागी मंत्री है जिनके ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप है, उनको संरक्षण देने का काम मुख्यमंत्री करते हैं। अगर मंत्रियों के ऊपर एफआईआर होता है और मंत्री इस्तीफा नहीं देता तो उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती, और इसलिए इन दागी मंत्रियों ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। उसी के लिए सारा आंदोलन चल रहा है। कौन से मंत्री हैं जिस पे मुख्यमंत्री पे दबाव है? मूल रूप से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी फेरिस्त है, लेकिन कल जिनके ऊपर वहां पर एफआईआर दाखिल हुआ उसमें केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी से लेकर नारायण राव राणे जी होंगे, या उसके बाद नितिन राउत होंगे, आनंद राव देवकाते होंगे, या पूर्व मंत्री 2-3 पूर्व मंत्री है, ऐसे कई, राधाकृष्ण विखे पाटिल है, ऐसे कई मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दाखिल करो, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है। और इसलिए इतने
जिन मंत्रियों की यहाँ मंत्रिमंडल में साख है, ऐसे मंत्री अगर मंत्री पद पर रहेंगे तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होंगी कैसे, ये हमारा सवाल है। विपक्ष के इस आरोप पर जवाब देते हुए एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, विपक्ष सरकार से चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। विपक्ष काम न करने का सिर्फ बहाना ढूंढ रही है। विधानसभा में विदर्भ को चर्चा को लेकर आज प्रस्ताव था कि विदर्भ का विकास, विदर्भ के सिंचन, पिछले 2 हफ्ते से ये प्रस्ताव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा ना हो इसलिए अलग अलग मुद्दों को सामने लाती है। आज कहीं ना कहीं 156(3) के तहत जलगांव कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी करो इस तरह का आदेश दिया है। 156(3) में कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस स्टेशन में एक अर्जी लगा सकता है और जाके एक्स पार्टी ऑर्डर लेके 156(3) में मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी की जाए, इस तरह का आदेश जुडिशियल मजिस्ट्रेट देते हैं। इस राज्य में पॉलिटिकली मोटिवेट करके इस तरह के 156(3) में बहुत सारे आदेश लिए जाते हैं। हजारों की तादाद में आदेश इस तरह से लिए गए, बाद में इंक्वायरी होके उन तमाम आरोपों में किसी प्रकार का तथ्य नहीं, इस तरह के बाद में निष्पन्न होता है। आज जो जिस विषय को लेके भारतीय जनता पार्टी ने बदनामी के लिए विषय सामने लाया है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेट करके 156 में आदेश दिए गए। उसमें सुशील कुमार शिंदे जी से लेकर राज्य के कई मंत्रियों के खिलाफ वो आदेश दिया गया है। हमें लगता है ये पूरा मामला पॉलिटिकल मोटिवेशन। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष सरकार की छवि धुंधली करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि विपक्ष विदर्भ के मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब तलाश करने की कोशिश नहीं कर रही है। कैमरामैन नितिन तिलगुले के साथ तौसीफ पठान, NBC न्यूज, नागपुर। बड़नेरा के विधायक रवि राणा ने गले में संतरे और कपास का हार पहनकर सरकार का ध्यानाकर्षण किया, जिसके बाद रवि राणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीधे सदन में जा पहुंचे, जहां उन्हें सदन से बाहर निकालकर इस सत्र तक निलंबित कर दिया गया। जिस पर आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए रवि राणा ने कहा कि सरकार विदर्भवादियों की आवाज दबाकर हुकुमशाही कर रही है। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर अधिवेशन के दूसरे सप्ताह में जहां विपक्ष ने सरकार पर कड़ा हमला किया, वहीं बड़नेरा के विधायक रवि राणा ने गले में संतरे और कपास का हार पहनकर सरकार का ध्यानाकर्षण किया, जिसके बाद सरकार के खिलाफ तीव्र नारेबाजी करते हुए रवि राणा सीधे सदन में जा पहुंचे, जहां उन्हें सदन से बाहर निकालकर मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया। जिस पर नाराजगी जताते हुए रवि राणा ने कहा कि सरकार विदर्भ के किसानों के साथ सौतेला बर्ताव करते आ रही है। एक तरफ जहां पश्चिम महाराष्ट्र के नेता गन्ने के पैकेज को लेकर सरकार को मनवा सकते हैं, लेकिन विदर्भ के नेता विदर्भ के किसानों के लिए सरकार पर दबाव नहीं बना सकते, जो विदर्भ के लिए शर्मनाक बात है। जिस तरह पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ने के लिए एक साथ सभी उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, कई नेता जाके प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग लेते, वहाँ पे गन्ना किसानों को बड़े संख्या में मुआवजा मिलता है, उनकी भावना वहाँ दिल्ली तक पहुँचाई जाती है। पर आज ये परिस्थिति है विदर्भ के किसानों की, विदर्भ के किसान आत्महत्या कर रहे। पर आज विदर्भ में संतरा, सोयाबीन, कपास ये सबसे महत्वपूर्ण पीक है, उसी तरह धान भी है। पर आज जिस तरीके से उनको बेदखल किया जा रहा है, किसानों पे अन्याय किया जा रहा है, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष इनके गले में हार डाल के उनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा कि इस पीक के बारे में विधानसभा के अंदर किसानों को न्याय दो, किसानों के हित की बात करो और विदर्भ के इस अधिवेशन के अंदर किसानों को न्याय देके जाना चाहिए। इस उद्देश्य से अगर किसानों को न्याय नहीं दिया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। टाइम आया तो उसके तीव्र प्रसाद पूरे विदर्भ में उमटेंगे, उसको पूरी जवाबदारी सरकार की रहेगी। उस उद्देश्य से आज सरकार का लक्ष्य भेदने के लिए सरकार को थोड़ा तो भी किसानों पे एक न्याय देने की भूमिका से आज ये हार उनके गले में। रवि राणा ने सोयाबीन और कपास को उचित मूल्य देने की मांग की है। साथ ही रवि राणा ने कड़े शब्दों में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी। कैमरामैन नितिन तिलगुले के साथ तौसीफ पठान, NBC न्यूज, नागपुर। राज्य केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर सोमवार से 3 दिन तक सभी दवाई की दुकानें बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। औषधि विभाग द्वारा दवा दुकानों पर की जाने वाली छापामार कार्रवाई के विरोध में बंद रखा गया है। इस दौरान मरीजों के परिजन बेहाल दिखाई दिए। महाराष्ट्र केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा दवा विक्रेताओं ने बताया कि FDA ने दवा विक्रेताओं पर बुखार, सर्दी जैसी दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह पर देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। समय समय पर FDA दवा विक्रेताओं की दुकान पर छापामार कार्रवाई करती है और उनकी दुकानें सील कर देती है। 3 दिन का बंद हमने पुकारा है। 16, 17, 18 बंद है और 18 को विधान भवन पे
पूरी महाराष्ट्र से हमारे करीबन 15,000 केमिस्ट यहाँ पे इकट्ठा होंगे और भव्य मोर्चा रहेगा। पिछले 2 साल से हम प्रशासन की ओर से जो कार्रवाइयाँ हो रही है, जो इलीगल कार्रवाइयाँ हो रही है या कानून के नाम पर जिस तरह से सताया जा रहा है, उसके खिलाफत में हर बार हमने शासन और प्रशासन को निवेदन दिए। कभी स्ट्राइक करने का ये किया, लेकिन रिक्वेस्ट पे वापस लिया, लेकिन हमको जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं मिला, सिर्फ आश्वासनों की खैरात मिली। और इसलिए अभी ये बार हमने बोला कि हम अभी किसी आश्वासन पे वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ये इश्यू हमारी अभी बहुत ज़्यादा सहन शक्ति के बाहर ख़त्म हो गया। तो अभी हमको कोई सोल्यूशन नहीं था, नहीं तो हम आंदोलन नहीं करना चाहते, क्योंकि दवा विक्रेताओं का आंदोलन बोले तो हमको भी समझता है कि इसमें सामान्य जो आदमी होता है, जो दवा की जरूरत के कारण कभी कभी तकलीफ। औषधि प्रशासन द्वारा मेस्मा की धमकी से आंदोलन को असफल बनाने पर केमिस्टों द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। दवाई विक्रेताओं ने पिछले 2 सालों से अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी है, मगर आज तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए सोमवार से दवाई की दुकानें बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दवाई की जरूरत थी, मैं पूरे शहर में घूमा, कहीं पे भी मिली नहीं, सब दुकानें बंद है। यहाँ सोचा होलसेल मार्केट है, यहाँ आया तो यहाँ पे भी दुकानें बंद है। तो सरकार ने और फार्मासिस्ट ने सोचना चाहिए कि आम आदमी की जरूरत कैसे पूरी हो जब इमरजेंसी आए। तो ये चीज सोचने की बात है। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ और मेरे को दवाई नहीं मिल रही। मैं यहाँ पे आया नागपुर में, मेरे को लगा नागपुर में मिल जाएगी दवा, लेकिन यहाँ पे भी क्या मालूम है, यहाँ पे पूरा मार्केट ही बंद है, दवाई मार्केट। तो इससे अभी भाई की बहुत सीरियस तबीयत है। अभी क्या करे, सरकार का झगड़ा सरकार देखे, हमको आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए अभी हम क्या करें, कहाँ से ले दो। अभी भाई की बहुत तबीयत सीरियस है और अब अभी क्या करे और क्या करे। आप देखो यार कैसे होगा, क्या समझ नहीं रहा, मैं क्या बोलूँ। वहीं सरकार और केमिस्ट के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से मरीजों के परिजन दवाई के लिए परेशान हैं। शहर के सभी मेडिकल स्टोर्स बंद होने की वजह से दवाइयां समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन नितिन तेलुगुले के साथ राकेश यादव, NBC न्यूज, नागपुर। विदर्भ डाटा एंट्री ऑपरेटर संगठन की ओर से सोमवार को विधान भवन पर भव्य मोर्चा निकाला गया, जिसमें अपनी विविध मांगों को रख संगठन ने नारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी सहित लोगों की उपस्थिति देखी गई। इस दौरान संगठन की ओर से वेतन बढ़ोतरी, मानधन, काम में सुरक्षित रहने की भावना का निर्माण करना ऐसी प्रमुख मांगे शामिल रही। डाटा एंट्री ऑपरेटर संघटना भंडारा जिल्हा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील यांच्या अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत। गेल्या 30 एप्रिल 2011 पासून शासनाचं काम सुकर व्हावं, तीव्र गतीने व्हावं, शासनाच्या डायरेक्ट संबंध ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेशी व्हावं, सहज गतीने सुलभ गतीने व्हावी, या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र शासनाने एका महाऑनलाईन कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट देऊन डाटा एंट्री ऑपरेटर्सची निवड केली आणि त्यांना 8,000 रुपये महिना मानधन देण्याचं कबूल केला। परंतु जेव्हापासून डाटा एंट्री ऑपरेटर्सची निवड झाली तेव्हापासून त्यांना फक्त 4,500 आणि नागपुर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकपाल की कोई जरूरत नहीं है, शिवसेना इसका विरोध करती है। शिवसेना प्रमुख ने 2 साल पहले भी इसका विरोध किया था और अगर लोकपाल की जरूरत है तो सारे अधिकार राष्ट्रपति को दे दिए जाए। लोकपाल अलग अलग नहीं हो सकते। पहले तो क्या लोकपाल की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि उस वक्त बाला साहब जी ने कहा था कि लोकपाल की वैसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अधिकार देनी है तो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय उनको क्यों नहीं दिए जाते, क्यों और एक सत्ता केंद्र की आवश्यकता क्या है। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति भी हमारे देश में अगर लोकतंत्र है तो राष्ट्रपति महोदय को दे दो, महामहिम राष्ट्रपति जी है उनको अधिकार दे दो ना, वो तो सर्वोच्च है। और क्यों चाहिए आपको सत्ता केंद्र। लोकसभा में क्या स्थिति नजर आ रही है, लोकसभा का चुनाव सामने आ रहा है, क्या सचमुच कांग्रेस को कुछ करना है या सिर्फ दिखावा करना चाहती है कांग्रेस तो ऐसे लग रहा है कि वो दिखाना चाहती कि हम करना चाहते हैं लेकिन ये लोग नहीं करने देते। ये तो दिखावा है और कुछ ही दिन में पता चलेगा और उसके बाद थोड़े ही दिन बाकी बचे हैं कांग्रेस के। उसके बाद में जब हमारी सरकार आएगी तो सब अच्छा ही होने वाला है। राज्यसभा में भूमिका क्या होगी शिवसेना की, किस बारे में? लोकपाल के बारे में। जैसे मैंने अभी कहा वही होगी और क्या होगी।
सर, शरद पवार ने जो टिप्पणी की थी कि कमजोर नेतृत्व, उस संबंध में क्या राय है? बहुत देर हो गई अब उनके ये बात समझ में आने के लिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो सरकार हमारी आएगी और जो बात उनके समझ में आई है कि कमजोर नेतृत्व, हम मजबूत नेतृत्व देंगे और मजबूत सरकार देंगे। केजरीवाल ने कहा है कि अब हरियाणा और शीत सत्र अधिवेशन में विविध संगठनों की ओर से मोर्चे निकाले गए हैं। इस श्रृंखला में सोमवार के दिन महाराष्ट्र राज्य वजन माप परवाना धारक संगठन की ओर से भी विधान भवन पर मोर्चा निकाला गया। GATC कानून को रद्द किया जाए जैसी प्रमुख मांगों को लेकर संगठन की ओर से नारे भी लगाए गए। हा आमच्या वजन माप परवाना धारक संघटनेचा मोर्चा आम्ही या विधानसभेवरती आणलेला आहे। आमचा जो विषय आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे। गेल्या 50-60 वर्षापासून वजनमाप विभाग आणि राज्यातील परवानाधारक जे काम नीट आणि चांगल्या प्रकारे करत होते ते सर्व कामाचा खाजगीकरण केंद्र सरकारने करून टाकलेले आहे। 5 सितंबर 2013 रोजी केंद्र सरकारने नियम काढून म्हणजे गजेट काढून हा जो वजनमाप विभाग आहे त्याचा खाजगीकरण केलेला आहे। मित्रो, या खाजगीकरणामुळे राज्यातील 5000 परवानाधारक हे देशोधडीला लागतील आणि यांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त होऊन एक खाजगी संस्था हे सर्व काम करणार आहे। माझं म्हणणं असं आहे की केंद्र सरकारने हा कायदा करताना शहर की सड़कों पर इन दिनों आंदोलन और मोर्चे दिखाई दे रहे हैं। इन आंदोलन और मोर्चे के चलते शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई और आम जनता को इससे काफी परेशानी हो रही है। शीत सत्र के शुरू होते ही विधान भवन पर विविध संगठन और राजनीतिक पार्टियां मोर्चा निकालकर अपनी मांगों को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इन मोर्चों में मौजूद लोगों की वजह से शहर का यातायात खासा प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर लगे जैम में अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो मरीज के इलाज में देरी हो सकती है। साथ ही अति दक्षता वाले मरीज अपनी जान से हाथ भी धो सकते हैं। आंदोलन और मोर्चों की वजह से इन दिनों शहर की सड़कें जाम नजर आ रही है। फिलहाल हम शहर के उस हिस्से में खड़े हैं जहां से सरकारी और निजी अस्पताल के लिए रास्ता जाता है। बहरहाल ऐसे में अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसके लिए दवाखाने तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस ट्रैफिक को ठीक करने के लिए यातायात विभाग को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन करण सिंह ठाकुर के साथ पंकज पांडे, INBCN न्यूज, नागपुर। राज्य शासन के महिलाओं से संबंधित योजनाओं को अमली जमा पहनाने के लिए आशा कर्मचारी और गट प्रवर्तक महिला संगठन हमेशा से ही इस संदर्भ में मेहनत करती आ रही हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। अपने इन्हीं प्रलंबित मांगों को लेकर सोमवार को आईटक संगठन की ओर से आशा एवं गट प्रवर्तक कर्मचारियों ने विधान भवन पर भव्य मोर्चा निकाला। आमची मागणी आमच्या महिलांना वेतन मिळायला पाहिजे। त्यांचा जो कामाचा मोबदला मिळतो मला कामाचा मोबदल्याच्या ऐवजी त्यांना वेतन मिळायला पाहिजे। आमच्या अंशकालीन स्त्रीपरांना पेन्शन लागू व्हायला पाहिजे। त्यांना 10,000 रुपये वेतन मिळायला पाहिजे परिचारांना, कारण इतक्या दिवसापासून ते 1200 रुपयावर काम करत आहेत। तेव्हा त्यांच्या मागण्या म्हणजे अशी आहेत की आज त्या रिटायर होऊन राहिलेल्या आहेत, घरी बसून राहिलेल्या आहेत, पण त्यांना काहीच मिळत नाही आहे आणि तो न मिळत असल्यामुळे त्यांना कमीत कमी आता त्या घरी बसण्याच्या वेळेस आल्या तर त्यांना पेन्शन लागू व्हायला पाहिजे। 3,000 रुपये तरी त्यांना पेन्शन मिळायला पाहिजे आणि 10,000 रुपये त्यांना वेतन मिळायला पाहिजे। आणि आमच्या ज्या आशा आहेत त्या नक्षलग्रस्त भागामध्ये काम करतो, त्यांना त्या कर्मचाऱ्यांना नक्षली भत्ता मिळतो आणि आमच्या आशांना त्या नक्षली भत्ता का मिळत नाही तो शासनाने विचार करायला पाहिजे आणि विचार करून त्यांच्या मागण्यांवर भर द्यायला पाहिजे। आणि आज ज्या मागण्या घेऊन आम्ही इथं आलेलो आहोत की त्यांना कामाच्या निराधार लोगों के लिए लाई गई योजना का लाभ फिलहाल लोगों को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले कई वर्षों से इस योजना का लाभ न मिलने से नागरिकों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षा समिति के बैनर तले सोमवार को अपनी मांगों के साथ विधान भवन पर मोर्चा निकाला। पेट भरने का जरिया संजय गांधी निराधार योजना आज 35,000 नागपुर शहर में लाभार्थी है। पूरे विभागों में बहुत भ्रष्टाचारी चालू है। इनके पोस्ट के खाते मध्य नागपुर में बंद किए गए और ICICI बैंक के खाते इन्होंने लागू किए। जो प्राइवेट बैंक है कभी भी डूब सकती है। ये जो अनपढ़ लाभार्थी है, अपंग लाभार्थी है, निराधार लाभार्थी है, बूढ़े इंसान है, इनको ये क्या समझेंगे कि ATM कार्ड क्या है। इन्होंने उल्लू बनाने का जरिया तहसीलदार रोनी पाठराबे ने किया है। इनके कार्ड निकालने के बाद मार्च 2013 से अभी तक इनको एक ही अनुदान गया नहीं है। बेचारे लाभार्थी आके परेशान हो गए हैं। इसके बाद इन्होंने घोषणा की है कि भाई हम कारपोरेशन स्कूल में देंगे गंजीपेट में।
महाराष्ट्र राज्य बिना अनुदानित शाला कृति समिति की ओर से सोमवार को भव्य मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के दौरान सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी पुरानी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। कई बार धरना, अनशन और आंदोलन किए जाने के बावजूद भी सरकार शिक्षकों की मांगों को अनदेखा कर रही है। इन मांगों को मानने के लिए सोमवार को महाराष्ट्र बिना अनुदानित शाला कृति समिति की ओर से विधान भवन पर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में सभी पीड़ित शिक्षकों ने हिस्सा लिया और अपना रोष व्यक्त किया। आमच्या गेल्या 12 वर्षापासून ज्या कायम शाळा सुरू आहे, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, त्यापैकी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेचा कायम शब्द 20 जुलै 2009 रोजी शासनाने वगळला आहे। त्याआधी आमच्या इथं जे कार्यरत शिक्षक होते विना अनुदान कायम नसल्यामुळे रोस्टरमध्ये जे शिक्षक समाविष्ट होतात, जी जात समाविष्ट होते ती कोणीही काम करायला तयार नव्हती आणि शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या शिक्षकांना, कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता सुद्धा दिलेली आहे। म्हणजे हा शिकवण्यायोग्य आहे, वैयक्तिक मान्यता अर्थ शिकवण्यायोग्य आहे। पण आता अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सामूहिक आत्मदाह किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी शिक्षकों ने दी। ते उलट म्हणतात की तुम्ही रोस्टर भरलेले नाही, त्यामुळे अडचण निर्माण झालेली आहे अनुदानाची। या बाबतीत आमचा हा मोर्चा जो आहे, आज हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाची म्हणजे रोस्टरची अट आहे आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाचा वर्ग 12वीचा अजूनही 11वी 12वीचा अजूनही कायम शब्द वगळण्यात आलेला नाही। त्यामुळे शासन आम्हाला निव्वळ भुलताबा देऊन राहिलेला आहे आणि आमच्या यापैकी आता शासनाच्या धोरणामुळे, गृह खात्याच्या धोरणामुळे कोणी सांगू शकत नाही, पण 4-5 लोकांनी, शिक्षकांनी सुसाईड केलेलं आहे, आत्महत्या केलेल्या आहे। आता यापैकी काही शिक्षक उपोषणावर बसून अनेक उपोषणे केली, 101 आमचं धरणे आंदोलन आहे, उपोषण आहे, पण शासन काही वठणीवर येत नाही। दुनिया को सही गलत बताने वाले इन शिक्षकों की मांगों का क्या होगा, ये देखना होगा। कैमरामैन करण सिंह ठाकुर के साथ पंकज पांडे, NBC न्यूज, नागपुर। सुशिक्षित बेरोजगार संस्था की ओर से सोमवार को विधान भवन पर भव्य मोर्चा निकाला गया। इस दौरान मॉरिस कॉलेज ग्राउंड, यशवंत स्टेडियम, धंतोली परिसर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने बेरोजगार संस्था का स्वतंत्र वर्गीकरण करने, राज्य स्तर पर निविदा प्रक्रिया रद्द करने जैसे प्रमुख मांगों को भी रखा था। आमच्या मागण्यांचं निवेदन देऊन त्यांना जाग आणण्यासाठी या शासनाच्या बेरोजगारी विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ हा मोर्चा काढलेला आहे। गेल्या 14 वर्षापासून आमच्या मागण्या प्रलंबित असल्यामुळे आम्ही आज या मागण्या आमच्या आरक्षण कामांमध्ये मिळालं पाहिजे, झालं पाहिजे आणि जे खाजगी कंपनी। शहर के हुड़केश्वर रोड स्थित नरसाला परिसर में ब्राइट फ्यूचर लिटिल चैम्प स्कूल के प्रांगण में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक सुंदर प्रस्तुति देकर उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के इस सामाजिक परिवेश में बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कितना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम अपने बच्चों के अंदर दबी हुई प्रतिभाओं को नहीं निखारेंगे या यूं कहे कि जब तक उनके विकास में सहयोगी नहीं बनेंगे तो न ही हम उनका भविष्य बना पाएंगे और न ही देश के उज्जवल भविष्य में सहायक होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों की प्रतिभा का विकास करें। दरअसल हमारे शहर में भी एक ऐसी स्कूल कार्यरत है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और वो है दक्षिण नागपुर में स्थित हुड़केश्वर रोड नरसाला परिसर में बनी ब्राइट फ्यूचर लिटिल चैम्प स्कूल। शनिवार को स्कूल की ओर से वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थितियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पेश है इस कार्यक्रम की एक झलक। बहरहाल स्कूल की ओर से समय समय पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो कि काबिले तारीफ है। इस दौरान कार्यक्रम में संस्था के संचालक रियाज शेख, शाहिस्ता शेख सहित बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट, NBC न्यूज, नागपुर। कामठी रोड स्थित वांजरा भेलगांव परिसर में बाबा सैलानी माइक्रोमैक्स टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस स्पर्धा का उद्घाटन रविवार को प्रदेश कांग्रेस के महासचिव कुणाल राउत के हाथों संपन्न हुआ।
इस अवसर पर संतोष लोणारे, बंडू तलवेकर, भारत केबल के अतुल, राजू खड़से, मोहम्मद अतहर, फिरोज भाई, अनिस भाई, साजन समुद्र प्रमुख रूप से उपस्थित थे। वैद्यकीय और विक्री प्रतिनिधियों के प्रलंबित मांगों को लेकर सोमवार को विधान भवन पर भव्य मोर्चा निकाला गया है। यह मोर्चा महाराष्ट्र सेल्स और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से निकाला गया था। इस दौरान उन्होंने कानून के तहत एमआर को नियुक्ति पत्र दिया जाए, इस संदर्भ में चर्चा कर अपनी कई मांगों को भी रखा। 10,000 वैद्यकीय आणि विक्री प्रतिनिधी महाराष्ट्र सेल्स आणि मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह संघटनेच्या राज्य संघटनेच्या आदेशानुसार आज मागणी दिवस पाळत आहे। नागपूर आणि अन्य विदर्भातील 500हून जास्त वैद्यकीय प्रतिनिधींनी आज या ठिकाणी विधान भवनावर मोर्चा काढून प्रामुख्याने 3 मागण्या आपण राज्य सरकारकडे करतोय। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज ॲक्ट नावाचा एक विशेष कायदा वैद्यकीय प्रतिनिधींसाठी लागू आहे, परंतु महाराष्ट्रातील 70हून जास्त औषध कंपन्यांचे जे मुख्यालय मुंबईमध्ये आहे, त्या मुख्यालयांमधून जे कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे ती होत नाही। कामगार खात्याकडून त्या मुख्यालयामध्ये जाऊन तपासणी करणं, वैद्यकीय प्रतिनिधींचा नियुक्तीपत्राचा रेकॉर्डची तपासणी करणं आणि कायदा भंग करणाऱ्या मालकांविरुद्ध कारवाई करणं हे होत नाही आहे। आणि म्हणून कामगार खात्याचं लक्ष वेधण्यासाठी आणि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कामगार मंत्री यांना राज्य सरकारला आपण निवेदन देऊन आवर्जून कामगार खात्याकडून आगामी 22 दिसंबर को पीपला घोगली गट ग्राम पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर सभी उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ग्राम विकास आघाड़ी पैनल ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उम्मीदवार ने अपनी विजय होने की बात भी कही। नागपुर शहर से सटे पिपला घोगली गट ग्राम पंचायत के इलेक्शन आने वाली 22 दिसंबर को होने जा रही हैं, जिसके लिए लगभग सभी उम्मीदवारों ने अपने विजय अभियान की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। गुरुवार को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ग्राम विकास आघाड़ी पैनल ने बड़ी संख्या में प्रचार अभियान का श्री गणेश किया, जिसमें 5 महिला और 4 पुरुष उम्मीदवारों का समावेश है। परिसर के गजानन महाराज और हनुमान मंदिर में आरती कर ग्राम विकास आघाड़ी पैनल के उम्मीदवारों ने अपनी प्रचार रैली की शुरुआत की और इनबीसीएन के प्रतिनिधि से खास बातचीत भी की। होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या माध्यमाने आम्ही या प्रचाराचा आज शुभारंभ केला आणि आजपासून आमचा प्रचार दिनांक 20 पर्यंत चालेल आणि आम्ही जे लोकांसमोर जो जाणार आहोत त्या माध्यमातून जाणार आहोत की 2004 पासून ते 2013 पर्यंत या ग्रामविकास आघाडीनं या ग्रामपंचायतच्या कार्यालयात राहून जो विकास केला त्या विकासाच्या माध्यमाने आम्ही लोकांना वोट मागणार आहोत आणि आम्हाला अशी शाश्वती आहे की लोक आज आमच्या पाठीमागे आहे आणि आज आमचा पूर्ण ग्रामविकास पॅनल 9 चे 9 उमेदवार जास्त मताधिक्याने जिंकून येईल आम्ही आशा बहरहाल चुनाव प्रचार की शुरुआत होते ही परिसर के नागरिकों में भी उत्सुकता काफी बढ़ गई है और कौन उम्मीदवार विजयी होगा इस बारे में चर्चाओं का बाजार भी गर्म दिखाई दे रहा है। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विदर्भ पर जनमत हासिल करने हुआ मतदान को मिली अभूतपूर्व सफलता। कांग्रेसी और भाजपाई नेताओं ने किया मतदान। पंद्रह दागी मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में मचाया हंगामा। विधानसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित। और दवा विक्रेताओं के 3 दिवसीय बंद से जनता हुई परेशान। अन्न एवं औषधि विभाग की जबरन छापामार कार्यवाही के विरोध में मेडिकल दुकानें रही बंद। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nbcn.in पर। देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।